हेलो एवरीवन, आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एक बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। यहाँ पे टोटल 11 टर्म हमने इंक्लूड किया है। इनको छोड़ के और भी कुछ टर्म्स आ जाएंगे। और एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम्स में भी चांसेस रहता है एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछने का। जनरली हमने देखा हुआ है कि एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालने के लिए पूछ दिया जाता है, या फिर बोला जाता है डिराइव द इक्वेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू के लिए डेरिवेशन कीजिए। या फिर इफिशिएंसी, जो हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के दौरान पढ़ाया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इफिशिएंसी होता है वो 40.6% होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, प्रूव दैट द इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%। यानी कि आपको ये प्रूफ करना है डेरिवेशन के थ्रू कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इफिशिएंसी होता है वो 40.6% कैसे होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स आ जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हमने यहाँ पे लिखा है इन द एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर डील्स द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के एनालिसिस में इतने सारे टर्म्स को हम लोग डील करते हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं भाई? एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसको TUF बोला जाता है, और रेगुलेशन। इनको छोड़ के एक दो टर्म और भी होते हैं, अगर टाइम बचता है तो उनको भी हम लोग देख लेंगे। और इन सारे टर्म्स को पढ़ाने में 3-4 क्लास लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ टर्म में आप लोगों को मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा। जैसे आज इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले मैं आप लोगों को एवरेज और DC वैल्यू ऑफ वोल्टेज का एक डेरिवेशन कराने वाला हूँ। साथ ही साथ एवरेज और DC वैल्यू ऑफ करंट का भी डेरिवेशन कराने वाला हूँ। तो ये दो टॉपिक एक साथ चलेगा, और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एक साथ चलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी एक का हम लोग डेरिवेशन कराते हैं, दूसरे का डेरिवेशन उसी के साथ हो जाता है। तो चलो फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ाया हुआ है, सर्किट डायग्राम पढ़ाया हुआ है, वर्किंग पढ़ाया हुआ है, और वेवफॉर्म पढ़ाया हुआ है। तो वो सारे जो टर्म्स थे हाफ वेव रेक्टिफायर के वो अपने जगह पे थे, और यहाँ पे अब जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं ये अपने जगह पे है। ठीक है, देखो पहला जो हमारा टर्म है एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर का वो है एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट सिग्नल आया था वो प्योर डीसी सिग्नल नहीं था, वो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल था। ठीक है, हमने बोला था कि डीसी के फॉर्म में है लेकिन प्योर डीसी नहीं है, तो उसका डीसी वैल्यू निकालने का जरूरत होता है। ठीक है, जो आपका आउटपुट वेवफॉर्म आया था हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसका डीसी वैल्यू कितना होगा। ये तो सही पूछिए तो एसी के फॉर्म में है, क्योंकि एसी सिग्नल ऑलरेडी आप लोग को पता होना चाहिए कि एसी सिग्नल जो होता है वो टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर का सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल, वो इन फॉर्म ऑफ एसी है, बट वो एसी है नहीं, वो डीसी है। कंफ्यूज नहीं होना है, कैसा डीसी है? पल्सेटिंग डीसी है। तो उसका एक डीसी वैल्यू निकालना होता है। चलिए पूरे टॉपिक को अच्छे से हम पढ़ाने वाले हैं, आप लोग समझ समझ के पढ़ने का कोशिश करना है। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे। हमने लिखा है एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज में लेट अस कंसीडर द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज। हम लोगों को आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज को कंसीडर करना है। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसका ये आउटपुट वेवफॉर्म है, जो कि ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैं डील कर चुका हूँ। ठीक है, हमने आप लोग को बताया हुआ है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है वो 0 से पाई तक आता है, फिर 2 पाई से 3 पाई तक आता है। हमने आप लोग को ये भी बताया हुआ है कि पाई से 2 पाई तक इसका आउटपुट सिग्नल का वैल्यू 0 होता है, बताया हुआ है। यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है इसमें ओमेगा टी ले लेते हैं, या फिर टाइम भी लिख सकते हो। तो यही आपका
हाफ वेव रेक्टिफायर का ये आउटपुट वेव फॉर्म है। इसका डीसी वैल्यू निकालना है। डीसी वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, जो डीसी सिग्नल होता है ना वो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो 5 वोल्ट का कोई डीसी सिग्नल होगा तो उसका जो वैल्यू होगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे वो कोई भी वक्त ले लो, हर एक वक्त पे ये 5 वोल्ट का ही सिग्नल देगा। हर एक वक्त पे, हर एक टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू होगा वो 5 वोल्ट का होगा। बट यहाँ पे कुछ कहानी अलग है। यहाँ पे कहानी क्या है कि यहाँ पे जो ये आउटपुट वेवफॉर्म है इसमें टाइम के साथ साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे इसी सिग्नल को थोड़ा डिटेल्स में लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए ये टाइम एक्सिस ले लिए, ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। एक ही साइकिल लिए है या हाफ साइकिल ले लिए है आउटपुट वेवफॉर्म का। इसका कहानी क्या है देखोगे, इसको टाइम पार्टीशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टाइम पार्टीशन करते हैं, मतलब टाइम पे इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये टाइम हो जाएगा T0, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। ठीक है, अब देखोगे T0 टाइम पे इस आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू मान लेते हैं कि 0 वोल्ट है। V का वैल्यू कितना है, V0 का वैल्यू 0 है। फिर T1 टाइम पे 1 वोल्ट का वोल्टेज होगा। फिर T2 टाइम पे 2 वोल्ट का वोल्टेज होगा और T3 टाइम पे 3 वोल्ट का वोल्टेज होगा। वैसे ही T4 पे अगेन 2 वोल्ट का वोल्टेज हो जाएगा और T5 पे 1 वोल्ट का वोल्टेज हो जाएगा और T6 पे 0 वोल्ट का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक सिंगल वैल्यू बता दो इस आउटपुट वोल्टेज का, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंगल वैल्यू है नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना वोल्ट का वोल्टेज है, तो आपके पास क्या जवाब होगा, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि T0 पे 0 वोल्ट होगा, T1 पे 1 वोल्ट होगा। बोल सकते हो, लेकिन एक सिंगल वैल्यू तो है नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, टाइम के साथ बोल रहे हो, बोलोगे कि T2 पे 2 वोल्ट होगा, T3 पे 3 वोल्ट होगा, T4 पे 2 वोल्ट होगा, इस तरीके से है। इसलिए क्योंकि ये पल्सेटिंग सिग्नल है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू इसका निकालते हैं, डीसी वैल्यू निकालते हैं या एवरेज वैल्यू निकालते हैं। बचपन में आप लोग को एवरेज वैल्यू निकालना सिखाया गया होगा। जैसे हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था कि कोई 5 वस्तु है, पांचों वस्तु का दाम अलग अलग है। एक वस्तु है जिसका दाम 4 रुपया है, दूसरे का दाम 6 रुपया है, तीसरे का 8 रुपया है, चौथे का 3 रुपया है और पांचवे का 2 रुपया है। तो उसका एक एवरेज वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे मूल्य को जोड़ देते थे और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वस्तु कर देते थे। ठीक है, सबके मूल्य को जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 कर देते थे तो एवरेज वैल्यू निकल जाता था। वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे टाइम हम लोग को मिल गया है 7, T0 से T6 तक, और हर एक टाइम पे वोल्टेज का अलग अलग वैल्यू है, तो सारे वोल्टेज को डिवाइड जोड़ के और 7 से डिवाइड कर दे तो हम लोग को एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो वो तो प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं है। तो क्या जाता है, इसका एक हम लोग फार्मूले से इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों को एक डीसी वैल्यू मिल जाएगा। देखोगे ये जो स्ट्रेट लाइन हम बनाए हैं यही आपका डीसी वैल्यू होगा, वी डीसी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाएगा, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल जो होता है ये प्योर सिग्नल नहीं है। ये जो सिग्नल है ये प्योर डीसी सिग्नल नहीं है, ये प्योर डीसी सिग्नल नहीं है। इसका एवरेज वैल्यू ये वाला वैल्यू निकालेंगे, तो उसको निकालने का ही हम अभी उपाय बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल। अब देखो, अब और कुछ यहाँ पे वर्कआउट करना हम लोगों को। यहाँ पे एक साइकिल का टाइम पीरियड देखना है। टाइम पीरियड होता है एक साइकिल में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे होगा टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल। ठीक है, जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। तो देखो इसका टाइम पीरियड यहाँ से लेके 0 से लेके 2 पाई होगा। अब कहोगे कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड एक साइकिल का होता है। ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बस मिरर इमेज देखना है। ये देखना है किस टाइम के बाद वो वेवफॉर्म अपने वेवफॉर्म को रिपीट कर रहा है, किस टाइम के बाद जो वेव है अपने वेवफॉर्म को रिपीट कर रहा है। तो देखोगे जिस तरह का वेवफॉर्म यहाँ से
0 से 2 पाई के बीच में बना है, वैसा ही वेव फॉर्म 2 पाई से बनना शुरू हो गया है। अगर इसको हम लोग कट के ऐसे करें तो उसी को ये क्या करेगा, ओवरलैप कर देगा, या इसी का मिरर इमेज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग को थोड़ा सा पहले से आना चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ये साइनोसाइडल सिग्नल है, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 0 पाई 2 पाई। देखोगे 2 पाई के बाद ये क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है ना, ये 2 पाई हो गया, 2 पाई के बाद सेम वैसा ही वेव फॉर्म बनने लगता है। तो जिस टाइम के बाद अपने वेव फॉर्म को रिपीट करने लगा वही आपका टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड हम लोग निकाल लिए। अब हम लोगों को इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू का देखोगे फॉर्मूला भी होता है, ये आपको ये जो पीला कलर का डॉटेड लाइन निकाले हैं यही डीसी वैल्यू होता है, यही वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब देखो ये तो वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है, आउटपुट वेव फॉर्म का, ये जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ आउटपुट सिग्नल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट सिग्नल है इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा, तो ये तो वी नॉट होता है। ठीक है, वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका वैल्यू होगा वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम क्या है, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है यही वी एम है, और ये साइन के फॉर्म है इसलिए साइन, और ओमेगा टी यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये जो आउटपुट सिग्नल का वैल्यू मिल रहा है वी नॉट का वैल्यू, ये 0 से पाई तक मिल रहा है, यानी कि ओमेगा टी का वैल्यू लेस देन पाई और ग्रेटर देन 0 के लिए मिल रहा है। ये जो आउटपुट वैल्यू मिल रहा है हम लोग को वी एम साइन ओमेगा टी, ये 0 से पाई तक के लिए मिल रहा है, 0 से पाई तक के लिए मिल रहा है, और इसी आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू पाई से 2 पाई तक 0 हो जा रहा है। जब भी कोई आउटपुट सिग्नल लिया जाता है तो एक टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है, और एक ही टाइम पीरियड में ये दो तरह का वैल्यू दे रहा है। एक टाइम पीरियड में ये दो तरह का वैल्यू दे रहा है, 0 से पाई तक वी एम साइन ओमेगा टी दे रहा है, और पाई से 2 पाई तक इसका वैल्यू 0 हो गया है, यानी कि ओमेगा टी के किस वैल्यू के लिए, वी नोट का वैल्यू 0 है, तो लेस देन 2 पाई के लिए है और ग्रेटर देन पाई के लिए है, यानी कि पाई से 2 पाई तक के बीच में वी नोट का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो एक टाइम सिग्नल के लिए या एक टाइम पीरियड के लिए हम लोगों को आउटपुट का दो वैल्यू मिल गया, वी नॉट इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और वी नॉट इक्वल टू 0 मिल गया। अब देखो ये जब वैल्यू मिल गया तो अब इसी वैल्यू का हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ये जो आउटपुट वैल्यू मिला है वी नॉट, इसी का हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू निकालने का देखो फॉर्मूला क्या होता है, द एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू ऑफ वी नॉट। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वैल्यू जो होगा उसको हम लोग वी एवरेज भी बोलेंगे या फिर वी डीसी भी बोलते हैं। एवरेज वैल्यू को ही डीसी वैल्यू बोला जाता है। इसका वैल्यू होता है 1 बाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखोगे 1 बाई टाइम पीरियड, एक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू 2 पाई होता है जो कि आगे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो 1 बाई टाइम या टाइम पीरियड भी बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी और वी नॉट डी ओमेगा टी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन का लिमिट रखा जाता है 0 टू टी, 1 बाई टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो एवरेज वैल्यू निकल जाता है। तो ये एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका है। और वो वाला एक मेथड जो बताए हम कि हर एक टाइम के लिए आउटपुट वोल्टेज के वैल्यू को देखिए, सबको जोड़िए और डिवाइडेड बाई टाइम कीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी से हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं इस पीरियड से। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई टी, टी का वैल्यू ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 2 पाई होता है पीछे वाले पेज पे, 0 टू पाई। यहाँ पे देखोगे अभी टी का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, या चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन अभी देखोगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में शुरू से ही लेके चलेंगे।
समझने का कोशिश करना। पहला लेंगे 0 to पाई, ठीक है, और इस पीरियड में जो भी नॉट का वैल्यू है वो आपका है Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है, प्लस करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, पाई टू पाई, और इसका वैल्यू लिखेंगे 0 डी ओमेगा टी, ठीक है। अब कहोगे कि सर ये क्या कर दिए आप? कुछ नहीं किए भाई, भी नॉट का वैल्यू पुट किए। भी नॉट का दो वैल्यू अभी हमने आप लोग को लिखना सिखाया है। एक होता है Vm साइन ओमेगा टी, जो कि कितने टाइम के लिए होता है? 0 से पाई के लिए होता है। वही चीज हम भी किए हैं, यहाँ पे भी नॉट का ही वैल्यू पुट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, भी नॉट का ही वैल्यू पुट किए हैं, Vm साइन ओमेगा टी, और किस टाइम पीरियड के लिए? 0 से पाई के लिए। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई, ठीक है, उसको हम दो पार्ट में तोड़े हैं। अगर नहीं समझ में आए तो पहले एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 1/2 पाई। देखो टी के जगह पे 2 पाई लिखे, फिर यहाँ से 0 से 2 पाई लिख लेना, और इसको अभी भी नॉट डी ओमेगा टी बस लिख के छोड़ दो, ठीक है। टी के जगह पे 2 पाई पुट कर लिया। अब देखो समझ में आ जाएगा, 1/2 पाई बाहर रहेगा। अब ये जो 0 से 2 पाई का टाइम पीरियड है, इसमें इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ना। 0 से पाई, 0 से पाई वी नॉट का वैल्यू पुट करोगे, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी आ जाएगा। बोलो अब समझ में आया? प्लस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ना है, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, वी नॉट का वैल्यू है 0, तो 0 डी ओमेगा टी, ऐसे हम लोग पुट कर देंगे। आ रहा है समझ में? इसको बड़े वाले ब्रैकेट से बंद कर देंगे। चलिए अब देखिए 1/2 पाई एज इट इज वही रहेगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा, 0 वाला ये जो टर्म है पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, क्लियर? अब देखो Vm कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, सिंपल अब इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो Vm को बाहर निकालिए तो Vm डिवाइडेड बाई 2 पाई हो गया, और 0 to पाई रहेगा। अंदर बचा क्या? साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो ये Vm डिवाइडेड बाई 2 पाई, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। और लिमिट जो है यहाँ पे पुट आपको करना पड़ेगा। इतना मैथ आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डेरिवेशन और आगे लेके चलेंगे। हमारा ये वैल्यू आया हुआ है Vm डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इधर बच गया है कॉस ओमेगा टी, वही लाइन फिर से रिपीट कर रहा है 0 to पाई, ठीक है। चलिए एक बारी हम लोग मिला लेंगे, Vm डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई। अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी के जगह पे एक बार अपर लिमिट और दूसरी बार लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगा Vm डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस कॉस, यहाँ पे ओमेगा टी के जगह पे पाई, और ये फार्मूला का माइनस है, माइनस, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह पे 0, ठीक है। अब देखिए, अब सारा वैल्यू पुट कीजिए, यह आ जाएगा Vm डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। अगर याद नहीं रहता है ये सब चीज तो आप ना कॉस का ये वेवफॉर्म याद रखना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू होता है या थीटा, अगर ओमेगा टी की जगह पे थीटा होगा तो ये 0 होगा, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, 2 पाई भी लिख सकते हो, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 360 डिग्री होता है। इस तरीके से आगे बढ़ जाना। अब देखो हम लोग को चाहिए कितना? पाई पे, पाई मतलब 180। देखो 180 पे ये मैग्नीट्यूड कितना आ गया? -1 है ना, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। cos 0 का वैल्यू +1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, cos 270 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, और वैसे ही cos 360 डिग्री का वैल्यू +1 होता है। तो वेवफॉर्म से भी वैल्यू याद रखना सीखिए आप लोग। कई एक बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठे हो, सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, बहुत प्रेशर रहता है। हमको पता है कि याद रहेगा हर चीज, बहुत स्टूडेंट को अच्छे से याद रखता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन बड़ा होता है।
तो आपको ना 2-3 हथियार लेके जाना पड़ेगा लड़ाई के मैदान में, ठीक है। याद है तो ठीक है, नहीं तो वेवफॉर्म तो पता ही है। तो कॉस का ये वेवफॉर्म है, इससे काम चला लेंगे। चलिए आ जाइए, माइनस माइनस तो रहेगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, Vm डिवाइडेड बाई 2 पाई। देखिए ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2 लिखेंगे, इसको 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा Vm बाई पाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया, ये भी डीसी का वैल्यू आया या भी एवरेज का वैल्यू आया, कितना भाई, Vm बाई पाई। 1 बाई पाई का जो वैल्यू होता है, ठीक है, भी डीसी, इसी को भी एवरेज बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 0.318। 1 बाई पाई का वैल्यू होता है 0.318। तो हम लोग 1 बाई पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 0.318 Vm। तो ये भी एक वैल्यू होता है, ठीक है। आप लोग ज्यादातर कोशिश करना है दोनों वैल्यू को याद रखने का, ठीक है। और ये जो वैल्यू आया, इससे अब कुछ मीनिंग निकालेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका, ठीक है। जैसे हमारा ये जो भी एवरेज या इसी को हम लोग भी डीसी बोलते हैं, तो इसका वैल्यू आया 0.318 Vm। अब इसका क्या मतलब निकालना है, देखो इसका ये मतलब है कि हमारा जो डीसी वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है 0.318 टाइम्स ऑफ Vm है। अगर इसको परसेंटेज में लिखोगे तो 31.8% ऑफ Vm है, दोनों बात होगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव rectifier is equal to the 0.38 टाइम्स ऑफ, टाइम्स का मतलब होता है गुना, Vm का 0.381 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको याद रखना, और में लिख सकते हो, यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह बच जाएगा हम लोग का, 38.8% ऑफ Vm। आया समझ में। Vm क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। आ जाइए समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ना, इसी को Vm बोला जाता है। अगर आपको पहले से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता है, जैसे मान लो आपको पता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका 100 वोल्ट है, और आपसे कोई पूछे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो Vm है वो 100 वोल्ट है, तो एवरेज वैल्यू बताइए, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, 100 का 31.8% निकालिए, या फिर 100 को क्या कीजिए, 0.318 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर मान लो Vm 100 है और आपको पूछ दिया गया VDC का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हो ना। VDC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.318 टाइम्स ऑफ Vm का वैल्यू आप लोग को बताया गया है कि 100 वोल्ट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 100 वोल्ट है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 31.8 वोल्ट आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, इस पे आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इसको याद रखना नहीं याद रखना वो आपका काम है, आप लोग देख लेना। अच्छा, बहुत बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेरा देखा हुआ है कि यही क्वेश्चन पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और ऑप्शन में रहेगा Vm बाई पाई, Vm बाई 2 पाई, ठीक है, Vm बाई ऐसे लिखा रहेगा Vm बाई √2 और Vm बाई 2 तो आपको देखना होगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा, Vm बाई पाई करेक्ट आंसर होता है। अब देखो ये जो हम लोग वैल्यू निकाले, तो आप जल्दी करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी, एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज किए हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू या एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज किए हैं। अगर हम लोग को एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ करंट निकालना होगा तो क्या निकाल सकते हैं। अब उसके लिए अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसी डेरिवेशन से काम चला सकते हो, क्योंकि जो आउटपुट करंट होता है उसका भी वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज वाला ही होता है। जो आउटपुट
करेंट होता है उसका भी यही सेम वेव फॉर्म होता है। यहाँ पे Vm की जगह पे Im हो जाएगा, यहाँ पे V नॉट की जगह पे I नॉट हो जाएगा, बाद बाकी सब सेम रहेगा, डेरिवेशन करोगे सेम ही आ जाएगा। चलो फटाफट बताते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी समझने का कोशिश करना है, ठीक है। सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है, एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या आउटपुट वोल्टेज लिख देते हैं, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का आउटपुट करेंट, आउटपुट करेंट का हम लोग को क्या निकालना है, डीसी और एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, द आउटपुट वेव फॉर्म, द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट करेंट, या द वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट करेंट, ये थोड़ा स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, द वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट करेंट, ठीक है। अब आगे डेरिवेशन आप लोग को खुद करना है, थोड़ा सा बस हम हिंट्स कर देते हैं, बुक्स में सिमिलरली लिखा हुआ रहता है। ये आपका आई नॉट का वैल्यू हो गया, ठीक है, और इसी का क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ओमेगा टी लिख लेना, ये 0 हो जाएगा, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा Im होगा, और इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा आई नॉट इक्वल टू होगा Im साइन ओमेगा टी, कौन से टाइम के लिए, तो ओमेगा टी लेस देन इक्वल टू पाई के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और इक्वल टू 0 होगा ओमेगा टी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 पाई के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के पाई के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, देखो 0 से पाई तक के लिए, देखो 0 से पाई तक के लिए हम लोग को वैल्यू मिल रहा है Im साइन ओमेगा टी, और फिर पाई से 2 पाई के लिए वैल्यू मिल रहा है 0, पाई से 2 पाई के लिए मिल रहा है 0। अब इसी का एवरेज वैल्यू निकालते जाना, सारा वही डेरिवेशन पूरा का पूरा रिपीट होते जाएगा। एवरेज वैल्यू निकालोगे तो इसको V एवरेज लिखोगे, या फिर I एवरेज लिखोगे, या IDC लिखोगे 1/T, फिर से वही सेम चीज चलेगा 0 to T I नॉट डी ओमेगा टी, ठीक है, कर लोगे डेरिवेशन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिमिलरली करके लिख देते हैं, ठीक है, सिमिलरली, ये भी एक तरीका है, ठीक है। आई एवरेज इक्वल टू, आप लोग डेरिवेशन जरूर करना, ठीक है, और IDC का वैल्यू क्या होगा, 0.318 ऑफ Im होगा, ठीक है, सेम टू सेम वैल्यू, या एक वैल्यू होगा आई एवरेज और IDC इक्वल टू Im बाई पाई, ठीक है, जैसे Vm बाई पाई था तो यहाँ पे Im बाई पाई होगा। आ रहा है कुछ समझ में, तो ये डेरिवेशन अपने से कीजिए, और वो जो स्टेटमेंट लिखा है कि जो एवरेज वैल्यू होगा आउटपुट करेंट का या डीसी करेंट का, वो वैल्यू होगा 38.8% ऑफ Im, या 0.318 टाइम्स ऑफ Im, वो सब स्टेटमेंट भी खुद से ही आप लोग लिखिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग लिख लोगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन कीजिए, डेरिवेशन करोगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, लास्ट में यही वैल्यू आएगा, 2-3 स्टेटमेंट बताए हैं उसको लिख लेना है, ठीक है। और आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। ये जो वैल्यू आया है ये डीसी वैल्यू है, शुरू में जैसे वेवफॉर्म, बस अब एंड कर रहे हैं, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये पल्सेटिंग डीसी सिग्नल था, इसी का एक एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो पीला वाला लाइन आ रहा है ना डीसी वैल्यू, यही वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे डीसी आउटपुट वोल्टेज निकालने हैं और आगे हम डीसी आउटपुट करंट का वैल्यू निकालने हैं। तो चलो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आरएमएस वैल्यू के साथ। थैंक यू।